नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, जब सोल्जर रिटायर होने लगता है या रिटायर हो चुका होता है तो वो सोचता है कि मेरे लिए क्या क्या जॉब अवेलेबल होंगी, मैं क्या कर सकता हूँ रिटायरमेंट के बाद, अभी कैसे काम चलेगा। क्योंकि ज़्यादातर सोल्जर हैं वो 15 से 20 साल की सर्विस के दौरान रिटायर हो जाते हैं और उनकी उस टाइम उम्र होती है करीबन 35 साल। वो उनकी लाइफ का प्राइम टाइम होता है जबकि जॉब उनके हाथ से जा चुकी होती है। और सोल्जर्स के मामले में ऐसा होता है कि पेंशन बहुत ही कम होती है, यानी एक नेग्लिजिबल पेंशन होती है जो उनके अकाउंट में, या जैसे बोलते हैं कि इन हैंड जो पेंशन बचती है कम्यूटेशन के पास, वो बिल्कुल 10-15 हज़ार रुपया या करीबन ज़्यादा 20,000 रुपया होती है। उससे घर गृहस्थी नहीं चलती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उनके लिए कौन कौन से चांसेज हैं अवेलेबल, जो है वो अच्छी नौकरी पा सकते हैं। अगर वो उन्होंने ठीक से तैयारी कर ली तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें, और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसके कंटेंट्स का फ़ायदा उठा सकें। तो साथियों, इसमें अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो जो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, खासकर गवर्नमेंट सर्विसेज, वो होती हैं क्लास ए, बी, सी और डी। तो जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, क्लास ए और बी की, क्लास 1 और क्लास 2 का हैं, तो वो सर्विसेज एक्स सर्विसमैन के लिए उनमें कोटा नहीं है। सी और डी में है। जो कोटे की बात है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, बैंक्स की या जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स की जो कोटा है, उसके लिए हमने एक अलग डिटेल में वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में भी फ्लैश हो रखा, उसको क्लिक करके आप जा सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है कि किस किस स्टेट में किस ग्रुप की कितनी वैकेंसी हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी वैकेंसी देता है किस किस चीज़ में, बैंक्स में कितनी वैकेंसी अवेलेबल हैं, इसका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। बैंक्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, करीबन 22% के 27% के लगभग एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। ऐसे जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज है उसमें असिस्टेंट कमांडेंट तक वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती हैं। एसआई की होती हैं, एएसआई की होती हैं। सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में एनॉर्मस वैकेंसीज होती हैं। अगर उनके लिए हम थोड़ी टाइम से तैयारी करें तो वो आसानी से उसमें इंडक्ट हो सकते हैं। बैंक्स में बड़ी आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि जो बैंक्स में वैकेंसीज होती हैं वो मिनिमम मार्क्स रिटायर्ड सोल्जर नहीं ले पाते हैं। अगर वो एग्जाम देने से पहले थोड़ी भी तैयारी करें या सर्विस के दौरान भी थोड़ी तैयारी करते रहें तो वो उनको अच्छी तरह से एक अच्छी जॉब मिल सकती है। जॉब्स के बारे में हम आगे बढ़कर बात करें इससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं कि एक तो जो एज लिमिट है एक्स सर्विसमैन के लिए, उसमें हर एक्स सर्विसमैन इवन एक अप टू द रैंक ऑफ सूबेदार एलिजिबल हो सकते हैं उस जॉब में जाने के लिए, बशर्ते कि उन्होंने तैयारी करी होगी। क्योंकि जो एज है वो उसका रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता है। एज का सीधा फंडा ये है कि जो आपकी करंट एज है उसमें से सर्विस माइनस करनी है। उसके बाद भी जनरल कैटेगरी को 3 साल का बेनिफिट होता है, ओबीसी को 5 साल का बेनिफिट होता है, और SC ST को 7 साल का बेनिफिट होता है। यानी उनको ये एडिशनल टाइम दिया जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो कुछ जॉब हैं जैसे बैंक्स वगैरह में 50 साल मैक्सिमम उम्र है, यानी 50 साल के बाद आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई कंडीशन नहीं है तो आप इवन 58 साल तक भी कोई गवर्नमेंट जॉब में एंट्री ले सकते हैं। दूसरी बात होती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आजकल शहर में करीब लोग मैट्रिकुलेट हैं, और जो मैट्रिकुलेट हैं 15 साल की नौकरी करके आते हैं उनको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देते हैं। और करीब सभी जॉब्स में आजकल स्टेट्स वगैरह ने भी मानना शुरू कर दिया है कि जो आर्मी का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है वो नॉर्मल सिविल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के बराबर ही माना जाता है। इवन कुछ दिन पहले ही राजस्थान गवर्नमेंट ने भी एक सर्कुलर निकाला था कि जो ग्रेजुएशन है वो आर्मी का ग्रेजुएशन सिविल ग्रेजुएशन के बराबर ही माना जाएगा, और जो रोल नंबर जहाँ पर भरना पड़ता है वो आर्मी वाले अपना आर्मी नंबर भर सकते हैं। मैक्सिमम जो जॉब्स की ऐड निकलती है, उनका जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें दिया होता है कि एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं होती है। तो जितने से ज़्यादा आप एग्जाम अटेंड करेंगे उतना ही एक्सपीरियंस होगा और आप कोई अच्छी सी जॉब पा सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपने एक जॉब ज्वाइन कर ली है, मान लो कि कोई ग्रुप सी की जॉब ज्वाइन कर ली है और आपको बाद में स्टेट में कोई ग्रुप बी की जॉब मिलती है तो आप नहीं जा सकते हैं, यानी एक्स सर्विसमैन कोटा अवेल नहीं कर सकते। अगर आप जनरल मेरिट में आते हैं तो ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपको हर जगह मिलेगा। एक जॉब ज्वाइन करने के बाद आप 50 जॉब की ट्राई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मिलेगा, पर कोटा एक बार ही मिलेगा। चाहे आपने पियोन की ही जॉब ज्वाइन कर ली हो और आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ऊपर की जॉब का कोटा आपको नहीं मिलेगा। उसका एक तरीका है कि अगर आपने एग्जाम 25 अटेंड कर रखी है या अप्लाई कर रखा है और आपने एक लोअर जॉब में अटेंड कर रहे हो या ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पर एक लिख कर देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि मैंने ये एग्जाम दे रखी है। अगर हायर एग्जाम का रिजल्ट आता है और वहाँ मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मैं वहाँ जाऊँगा। उस कंडीशन में आपका जॉब पे कोटा पे कोई आंच नहीं आएगी, वो कोटा आपको वहाँ भी मिलेगा। अभी हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब एवेन्यूज हैं जो सोल्जर्स के लिए अवेलेबल हैं। उसमें सबसे पहले है ग्रुप ए और बी की। जैसे बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में ग्रुप ए और बी की जॉब अवेलेबल नहीं है एक्स सर्विसमैन के लिए। हाँ, वो एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं और उनको लगता है कि वो पास कर जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे तो वो अटेंड कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं कुछ
4-5 स्टेट्स हैं आप देखेंगे, उसमें जो दूसरा हमने डिटेल में कोटा का वीडियो दे रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। उसमें बहुत से स्टेट हैं, राजस्थान का भी 2.5% बताया हमने, पर हालांकि वो 5% हो गया है। और अभी आपको एक बात बताऊं कि राजस्थान में भी नेवी के जो बंदे हैं, करीबन 35-36 बंदे हैं, उन्होंने फाइनल एग्जाम RAS की क्लियर करी है, यानी वो क्लास 1 ऑफिसर बनेंगे। जितना भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं मेरिट के हिसाब से उनमें से बनना है, तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है। अगर आपने तैयारी करी है, अच्छी तैयारी करी है, तो आपको जॉब्स मिल सकती है। आगे बात आती है जो ग्रुप C और D की जॉब है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, उसमें 10 से लेकर 20% का तक कोटा है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग कोटा फिक्स किया हुआ है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोटा बिल्कुल भी नहीं कर रखा है, जैसे बिहार स्टेट है, तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम है बंदों का, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब देख सकते हैं, बैंक्स की देख सकते हैं। जो ग्रुप A और B की जॉब्स हैं उसमें मैक्सिमम में या सारी में ही ग्रेजुएशन चाहिए होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर सिविल से किसी ने कर रखा है, आर्मी में रहते रहते या उससे पहले भी ग्रेजुएट ही भर्ती हुए हैं, नहीं तो जो आर्मी ने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया है वो उनके लिए सफिशिएंट है। बाकी जो रिटन टेस्ट होता है प्री और जो फाइनल वगैरह है, वो करीब करीब हायर सेकेंडरी लेवल का ही होता है, उतना कोई हाई फाई नहीं होता है। सिर्फ थोड़ा सा तैयारी करना पड़ता है, थोड़ा टेक्निक देखना पड़ता है। अगर उसकी थोड़ी सी कोचिंग अटेंड कर ली तो आसानी से आदमी कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, चांद केसेज बताए, इवन UPSC के थ्रू भी जो रिटायर्ड सोल्जर हैं, खासकर एयरफोर्स वगैरह के, वो गए हैं और क्लास 1 सर्विस कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो C और D जॉब्स हैं, उसमें कुछ जॉब्स हैं वो SSC CGL के थ्रू ली जाती हैं, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होती है, और कुछ हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जाम होती है, और ये कंडक्ट SSC करता है। उसमें जो सिलेबस होता है उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल मैथ, इस तरह के साइंस, जनरल साइंस, इस तरह के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, और बड़े आसानी से इनकी तैयारी की जा सकती है। तो उसके थ्रू कर सकते हैं। बहुत वैकेंसी होती हैं और मैक्सिमम वैकेंसीज खाली रहती हैं, जनरल कोटे से भरी जाती हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन एग्जाम देने ही नहीं आते हैं उनके पास, और जो आते हैं वो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ही नहीं ले पाते हैं। बहुत कम, खासकर एयरफोर्स और नेवी के जो जवान हैं वो इसको ज्वाइन कर पाते हैं, जा पाते हैं। इन जॉब्स में सैलरी बहुत अच्छी होती है, काम इतना कोई हार्ड नहीं होता है। इजीली एक सोल्जर है, डिसिप्लिन सोल्जर है, वो बहुत काम किया होता है, उसने आराम से ये काम कर सकता है। आगे हम बात करते हैं बैंक्स की। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिनको PSU बैंक्स बोला जाता है, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, ये जितने सरकारी बैंक हैं, इनमें एक्स सर्विसमैन का कोटा ग्रुप C की जो पोस्ट है उसमें करीबन 14% है, 14.5% है, और जो D की पोस्ट है उसमें करीबन 24.5% का कोटा अवेलेबल होता है। और ये कोटा भी मैक्सिमम खाली रहता है, क्योंकि कोई एग्जाम देने नहीं जाता है, कोई अप्लाई नहीं करता है, और अप्लाई भी करता है, एग्जाम देने भी जाता है तो मिनिमम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी कोई तैयारी नहीं होती है। तो उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है, तैयारी थोड़ी करनी चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके थोड़ा तैयारी करने से, या कुछ बुक्स वगैरह हैं वो पढ़ने से आसानी से हो सकता है। आर्मी की सर्विस के दौरान जितना हमारा काम होता है, उसके बाद हम उस टाइम मिलता है रेस्ट का, वो कुछ ऐसे ही इधर उधर की बातें करके या फालतू वीडियोस देख करके वेस्ट कर देते हैं। अगर उस पीरियड में हम थोड़ा पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, या इस तरह की बुक्स पढ़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आसानी से इसकी तैयारी हो सकती है। और सर्विस के दौरान ही आप एग्जाम भी दे सकते हैं। करीबन 1.5-2 साल पहले आप NOC ले सकते हैं, इसके लिए NOC मिल जाता है रिकॉर्ड ऑफिस से, और एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करें सेंट्रल पुलिस फोर्सेज, तो पुलिस फोर्सेज में भी काफी वैकेंसी अवेलेबल होती हैं। 10% वैकेंसी अप टू द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट एक्स सर्विसमैन के लिए होती हैं। ये वैकेंसीज भी खाली ही रहती हैं, सब इंस्पेक्टर की खाली रहती हैं, ASI की खाली रहती हैं। अभी जैसे रिसेंटली दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो उसके लिए भी अप्लाई हो सकता है, पर इनके लिए भी, सबके लिए ग्रेजुएशन होती है और तैयारी करनी पड़ती है। बाकी जो कांस्टेबल वगैरह, हेड कांस्टेबल की भी वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें भी सर्विसमैन का कोटा होता है, बहुत से लोग जाते भी हैं उसमें। फिजिकल स्टैंडर्ड भी उतने प्रेशराइज नहीं किए जाते हैं आर्मी पर्सनल पे, क्योंकि वो ऑलरेडी फिजिकल फिट होते हैं। माना जाता है कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है पुलिस के जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उनको मीट करना। तो बहुत सी एग्जाम है जहाँ पर फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, और बहुत सी जगह ऐसी भी हैं स्टेट फोर्सेज में उनके टेस्ट भी नहीं लिए जाते हैं फिजिकल के और मेडिकल के। जो मेडिकल फिटनेस आर्मी ने दिया है उसी के बेस पे ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। आगे हम बात करें तो रेलवेज है। रेलवेज में भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ग्रुप C में 10% और ग्रुप D में 20% वैकेंसी रिजर्व होती है। इसमें खास करके जो स्टेशन मास्टर होता है उसकी पोस्ट है, सीनियर क्लर्क, टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, गुड्स गार्ड, TT वगैरह की जो जॉब होती हैं, ये एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती हैं। और इनकी जो एग्ज़ाम है उतनी कोई हाई फाई नहीं होती है, नॉर्मल से रिटर्न टेस्ट होते हैं। और खासकर एक्स सर्विसमैन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको मिनिमम मार्क्स लेने होते हैं और वैकेंसीज खाली रहती हैं। तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोशिश किया जाए तो ये जॉब आसानी से मिल सकती हैं, आसानी से ये जॉब ले सकते हैं। इन सभी जॉब्स में, सरकारी जो जॉब है उनमें करीबन 30,000 से लेकर के 45,000 40,000 तक बेसिक सैलरी होती है, यानी बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। जो आर्मी के हिसाब से देखा जाए तो सैलरीज हैं वो एक नायब सूबेदार से लेकर के
लेफ्टिनेंट कैप्टन तक की सैलरी होती है और जो आसानी से मिल सकती है रिटायर्ड सोल्जर को। आगे बात आती है गार्ड्स की जॉब। मैं उन सिक्योरिटी एजेंसीज की बात नहीं करता हूँ जहाँ पे आदमी को करीबन 10 या 12 हज़ार रुपए की सैलरी दी जाती है और 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती है। मैं बात कर रहा हूँ गार्ड्स जो बैंक्स में होते हैं। बहुत से बैंक्स हैं वो सिर्फ इंटरव्यू के बेस के ऊपर ही नौकरी दे देते हैं और बहुत से बैंक हैं वो ऑनलाइन देते हैं। जैसे अभी पीछे आरबीआई की वैकेंसी निकली थी, उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट लिया था और वो टेस्ट भी कोई ज़्यादा भारी टेस्ट भरकम टेस्ट नहीं होता है। और ये बैंक्स जितने भी टेस्ट लेते हैं वो SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए क्लास लगाते हैं, यानी वो किस तरह का टेस्ट ले रहे हैं, किस तरह से उनके सॉल्यूशन देने हैं, क्या करना है, उसकी वो वर्कशॉप लगाते हैं ताकि उनको पता लग सके। खासकर क्योंकि SC ST हैं उनको भी दिक्कत होती है, हेल्प की जरूरत होती है, कोचिंग नहीं ले पाते हैं और एक्स सर्विसमैन को भी थोड़ा जानकारी देने की जरूरत होती है। तो अगर जो एक्स सर्विसमैन इसके लिए अप्लाई करते हैं या अपना नाम देते हैं, उनके लिए वो क्लास अरेंज करते हैं और क्लास अरेंज करने की जगह वो पहले से बता देते हैं कि यहाँ हम करेंगे और जो वेलिंगनेस देते हैं उनको क्लासेज में बुला लेते हैं। हालांकि कोई TAD या खर्चा नहीं देते हैं, पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज होती हैं, उनकी कोई फीस नहीं होती है। साथियों, अभी वीडियो लंबा हो रहा है, हम खासकर बैंकिंग का एक अलग से बनाएंगे कि बैंक्स में किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि इनके डिटेल वीडियो बनते हैं। ये तो सिर्फ मोटा मोटी बताया है कि ये तरह की जॉब आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से एवेन्यूज ऐसे होते हैं, हम इनके बारे में वीडियोज बनाएंगे जो एक्स सर्विसमैन कर सकते हैं। आजकल जैसे खेती में भी है, खेती एक तो पुराना सिस्टम था हमारा खेती का, हम गेहूं वगैरह बोते थे, सरसों चना वगैरह बोते थे या धान बोते थे। इसके अलावा आजकल की जो मॉडर्न है, जैसे कि मशरूम की खेती करना है, जो कैश क्रॉप जिनको बोलते हैं, इमीडिएट आपको बेनिफिट देती हैं। इस तरह की और भी हैं, फलों की हैं, सब्जियों की हैं। आपने सुना होगा कि राजस्थान में आजकल अनार की खेती हो रही है। बहुत से इस तरह के सिस्टम हैं, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। एक तो किसी बच्चे का मैंने देखा जो ग्रेजुएट है, वो करीबन 3 महीने के अंदर ही 15 लाख की कमाई कर लेता है। सिर्फ वो पौधे बनाता है, पौधे करता है, कहीं से पुणे वगैरह से ट्रेनिंग लेके आया और पौधों की नर्सरी करता है और नर्सरी की खेती में ही वो करीबन 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर 15 लाख रुपया कमा लेता है। तो इस तरह का अगर ये बच्चा कमा सकता है तो एक रिटायर्ड सोल्जर तो सुलझा हुआ आदमी होता है, उसके पास कन्विक्शन होता है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, वो आराम से ये काम कर सकता है। तो इसके बारे में हम अलग से और वीडियोज बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।